हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, बात करें भारत की तो हम कई जगह देखते हैं कि सरकार शराब की दुकान या भांग आदि की दुकानों का लाइसेंस भी देती है। आप सबने निश्चित तौर पे अपने आसपास समाज में, सोसाइटी में देखा होगा। एक प्रश्न आपके अंदर आया होगा कि ये जो कैनबिस की हम बात कर रहे हैं, है ना, ये भांग आदि की जब हम बात कर रहे हैं, दरअसल इन्हें उगाना अपराध है। आपको पता है, गमले में उगाएं, खेत में उगाएं, छत में उगाएं, कहीं पे भी अपराध है। लेकिन जब इस प्रकार की लाइसेंसिंग हो रही है, इन्हें बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है, वो अपराध क्यों नहीं है ना? तो इस पे कई बार आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा। इंडियन एक्सप्रेस का ये जो आर्टिकल मेरे पीछे आपको दिख रहा है, इस आर्टिकल में भी इसी विषय पे बात की गई है। सिंस जब हम नार्कोटिक्स की बात करते हैं, उससे रिलेटेड विषयों की बात करते हैं, ठीक है, एडल्ट्रेशन आदि की बात करते हैं, तो इस प्रकार के टॉपिक्स अक्सर यूपीएससी पूछ लिया करता है। तो इस पे डिस्कशन करना जरूरी हो जाता है। तो हम इस पे डिस्कशन करेंगे, हम देखेंगे और एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, ठीक है। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, एक बार हम देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि 4 नवंबर 2025 को केरल उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट निर्णय दिया, ठीक है, जिसमें क्या स्पष्ट किया कि भले ही कैनबिस का पौधा गमले में उगाया जाए या जमीन पे, यह एनडीपीएस अधिनियम के तहत क्या है, अपराध है ना। ये मामला क्या था, जतिन बनाम केरल राज्य, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इसका इस्तेमाल करते हो मेडिसिन में, आप इसको सरकारी जो दुकानें होती हैं जिनको अलॉट किया जाता है उनके द्वारा खरीदते भी, लेकिन इसे उगाना अभी भी अपराध है, ठीक है। हम विस्तार से इस केस पे भी बात करेंगे और बेसिकली इसके जो यूपीएससी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं हम उन पे बात करेंगे। मेरा टेलीग्राम है, मेरा इंस्टाग्राम है, स्कैन करके जुड़ जाओ यार, यहीं पे बात होगी, डिस्कशन होगा। और हाँ, अंत में एक स्पेशल सूचना, एक जूम सेशन है सभी बच्चों के लिए जो यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं। उसको मैं कोशिश करूंगा कि जरूर बता के जाऊं, आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए बात कर लेते पहले क्या है कि मामला क्या है। तो आबकारी अधिकारियों को सूचना मिली कि जतिन नाम का एक व्यक्ति किराए की इमारत पे कैनबिस पौधे उगा रहे थे। तलाशी में 5 कैनबिस के पौधे बरामद किए, 5 ही मिले, है ना। अब इसकी साइज वगैरह दी है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। द इशू इज क्या कि आरोपी ने क्या कहा कि आरोपी ने 3 तर्क दिए कि बरामद पौधे में फूल या फल की चोटियां नहीं थी, इसलिए वे गांजा की परिभाषा में नहीं आते। डिफाइन किया गया, मैं आऊंगा, एक्ट पे भी आऊंगा, ठीक है, पारिभाषिक जो कंफ्यूजन उस पे भी आऊंगा। कल्टीवेट यानी खेती शब्द का अर्थ केवल जमीन में उगाना है, गमले में नहीं, ठीक है। तो यहां पे भी ये अपना तर्क दे रहे थे। तीसरी बात क्या कि वह उस स्थान पर नहीं रह रहा था जहां से पौधे बरामद हुए। तो थोड़ा सा ये कि जानबूझ के उसका प्रयोग कर रहा है। न्यायालय ने क्या कहा, ये बड़ा सुनना जरूरी है, ठीक है। उन्होंने कहा कि किसी भी कैनबिस पौधे की खेती करना एनडीपीएस अधिनियम के तहत, या रोपना या जोतना या उठाना या उगाना या खेती करना या बागवानी करना शामिल, सब अपराध की श्रेणी में शामिल है, सब अपराध है ना। और न्यायालय ने क्या कहा कि अपराध पौधे को सचेत रूप से लगाने और पोषित करने के कार्य में निहित है। तो आप बहुत प्यार करते हो, आपको लगता हो कि आपके घर के किसी व्यक्ति की आत्मा आ गई है पौधे में और आप इसलिए उसको पोषित कर रहे हो, पुष्पित कर रहे हो, पल्लवित कर रहे हो। एट एनी केस, अगर ये जो पुलिस है या टीम है, उसके द्वारा नार्कोटिक्स टीम है, उनके द्वारा पकड़ा जाता है तो ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा और आपको सजा होगी। क्या सजा होगी, क्या नहीं होगी, हम उस पर नहीं बात करेंगे, हम इसके यूपीएससी रिलेवेंस पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए क्या है, क्यों है ये जटिल, इसको देख लेते हैं। तो क्या है कि अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें कि ये जो जटिलता है कि कैनबिस को लेकर जो सोच है, तो लगभग 2000 ईसा पूर्व से भारत में इसका प्रयोग होता है अलग अलग तरीके से, और इसका उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है। कोई मुझे बताएगा कि जितने वेद हैं उसमें सबसे लेटेस्ट वेद किसको माना जाता है, और अगर अथर्ववेद वो है तो अथर्ववेद किस लिए और जाना जाता है, ठीक है। हजारों वर्षों तक भारतीय संस्कृति, धर्म और चिकित्सा का अभिन्न हिस्सा रहा है। कुछ और विषयों पर हम बात करेंगे जहां आज भी भारत में इसको प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। क्या है, 1893 में हेम्प ड्रग्स कमीशन ने पाया कि भांग का जो उपयोग है वो व्यावहारिक रूप से किसी भी बुरे जो परिणाम से ग्रस्त होता है, मतलब ऑब्वियसली नहीं है, और मन पे कोई, सॉरी माफ कीजिएगा, ये पहले वाला है, बाद वाले की बात करेंगे। यहां पे पाया गया कि लॉन्ग टर्म जो हेलुसिनेशंस होते हैं या जो नशे के साइड इफेक्ट्स हमारे शरीर पे होते हैं वो भांग से नहीं होते हैं। ये हेम्प ड्रग्स कमीशन ने कहा, 1893 की बात है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्या हुआ, 1961 में जो संयुक्त राष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने सिंगल कन्वेंशन और नार्कोटिक्स ड्रग की बात की, और उन्होंने इस प्रकार के हर कैनबिस को उसमें डाल दिया कि अगर कोई भी कंजम्पशन कर रहा है इट्स क्राइम, ठीक है। और भारत पे बहुत दबाव बनाया गया, भारत शुरुआत में इसको नहीं मान रहा था, ठीक है। भारत ने इस कदम का विरोध किया और लगभग 25 वर्षों तक अमेरिकी दबाव का सामना किया। क्या था इसमें, सभी मादक पदार्थों के खिलाफ विश्वव्यापी कानून की बात की गई थी। भारत ने कहा हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। अंततः 1980 के दशक में हम बहुत दबाव में आ गए और जो राजीव गांधी की सरकार थी उन्होंने झुककर एनडीपीएस अधिनियम लागू किया। उसके तहत
ये सभी चीज़ें जिसकी मैं अभी बात की, भांग वगैरह को पौधा उगाना है, तमाम चीज़ें जो हैं, ये सब किसके श्रेणी में आ गई? मैरिजुआना वगैरह से कहते हैं, ये सब अपराध की श्रेणी में आ गए। ठीक है, अपराध की श्रेणी में आ गए। थोड़ा सा और अगर हम देखा जाए कि सांस्कृतिक महत्व इसका क्या है, तो आप सबको पता है कि होली में, महाशिवरात्रि में भांग का उपयोग किया जाता है। ऑल्दो there are some very baseless justification to it, but yes, सांस्कृतिक रूप से आप इसको बहुत बार देखते होंगे। जस्टिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, इसके प्रयोग को गलत नहीं बता रहा, जो भी है ठीक है। शिव पूजा में प्रयोग किया जाता है, बहुत जगहों में भांग की पत्ती प्रयोग की जाती है। आप सबको पता है कि जैसे जो सावन का महीना होता है उसमें बहुत से लोग जब रुद्राभिषेक कराते हैं तो उसमें भांग की पत्ती का भी इस्तेमाल होता है वहाँ पे। ठीक, आयुर्वेद में औषधि उपयोग निश्चित तौर पर है। हर जो हम पुरातन साहित्य को देखते हैं वहाँ पे इसका देखते हैं। सिख निहंगों में जो होला मोहल्ला के दौरान इसका प्रचलन होता है ना। सूफी परंपरा में खिज्र की आत्मा के रूप में मान्यता है किसको? भांग को। तो इसका मतलब जो भारत का साहित्य है वहाँ पे, या भारत का जो इतिहास है वहाँ पे ऑलरेडी भांग उपस्थित है, अवेलेबल है ना। आगे बढ़ेगा जो क्या है कानून को एक बार देख लेते हैं। एनडीपीएस अधिनियम क्या कहते हैं? अच्छा, इसकी 1885 में बनी धारा 2/3 कैनबिस हेम्प की परिभाषा को डिफाइन करती है कि क्या है परिभाषा। यह दिन 3 प्रकार के कैनबिस को परिभाषित करता है, देख लेते हैं। पहला है चरस, कैनबिस पौधे से प्राप्त अलग किया गया राल, चाहे कच्चे या शुद्ध रूप में, जिसमें हशीश तेल भी शामिल है, वो चरस है। दूसरा है गांजा, कैनबिस पौधे की फूल या फल की चोटियां जो शीर्ष होती हैं। महत्वपूर्ण क्या कि इसमें बीज और पत्तियां शामिल नहीं हैं जब वे चोटियों के साथ ना हो, यही बात वो कह रहा था जो व्यक्ति था। ठीक है। तीसरी बात क्या है? कैनबिस मिश्रण, चरस या गांजा का कोई भी मिश्रण इसे तैयार किया जाए या तैयार किया गया पेय, ये सब किसमें शामिल है? धारा जो 2/3 है इसमें ये सब शामिल है। ठीक है। भांग की खामी क्या है? भांग लूपहोल क्या है? भांग एनडीपीएस अधिनियम की धारा 2/3 के तहत कैनबिस या हेम्प की परिभाषा में नहीं आती, क्योंकि एनडीपीएस अधिनियम पत्तियों को कैनबिस के रूप में वर्गीकृत नहीं करता। और आप ये जो पत्ती देख रहे हैं, इनफैक्ट मैं अभी आगे दिखा दूंगा, अगले में शायद तस्वीर में हो गया, इसके पहले भी आपने देखा होगा, शुरुआत में जो स्लाइड में बनाया हुआ था वो सारी भांग की पत्तियां थी। उनको ही कूचा जाता है, उनको ही घोटा जाता है ना, कूचना नहीं, घोटना ज्यादा बेहतर वर्ड है। ठीक है, नहीं किया करता है। भांग मादक पदार्थ या साइकोट्रोपिक पदार्थ की परिभाषा में नहीं आती, तो थोड़ा सा ये लूपहोल है। इसी लूपहोल के तहत वो कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने इस पे अपना अलग निर्णय बताया। ठीक है, परंतु भांग पूरी तरह से अनियमित नहीं। क्यों? धारा 10 राज्य सरकारों को कैनबिस के पौधे की खेती, उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, अंतरराज्य यातायात, अंतरराज्य निर्यात, बिक्री, खरीद, उपभोग, उपयोग, चरस को छोड़कर की अनुमति देने और विनियमित करने का अधिकार देता है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द राइट, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास राइट्स हैं। तो जो आप ठेके देखते हो ये उन राइट्स के द्वारा अलाउड होते हैं, देन वो बेचते हैं। तो सरकार के पास है, आपके पास नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, धारा 10 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अधिकृत दुकानों पे भांग बेची जाती है, हम सबने बताया है ना। असम जैसे राज्यों में स्थानीय कानूनों के तहत पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया है, तो कुछ जगहों पे पूरी तरीके से प्रतिबंधित भी है ना। क्यों नहीं उगा सकते घर पे, इसको देख लेते हैं। धारा 8B क्या कहती है? क्या कहती है? चिकित्सा या वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर किसी भी कैनबिस पौधे की खेती पर रोक लगाती है। तो अगर आप चिकित्सा के लिए कर रहे हो या वैज्ञानिक किसी कारण से कर रहे हो तो आप बाकायदा इसका परमिशन लो एंड देन आप कैनबिस खेती कर सकते हो। उन्होंने वो तार्किक कारण दे नहीं पाए थे जतिन भाई साहब जो थे। ठीक है। धारा 2/4 क्या कहती है? 2/4 क्या कहती है कि कैनबिस प्लांट की परिभाषा, कैनबिस जीनस का कोई भी पौधा, तो भांग भी इसमें आ जाएगा। सिर्फ चरस और गांजे की बात नहीं है, सभी इसमें शामिल आ जाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां तक एक चीज हुआ कि डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली देयर आर मेनी क्लॉजेस, देयर आर मेनी सेक्शंस विच कवर करते हैं कि भांग को इस प्रकार से घर में उगाना बिना किसी साइटेड रीजन के या बिना किसी परमिशन के इज अ क्राइम, एंड दैट्स व्हाई कोर्ट ने कहा कि आप गलत हो, है ना। जतिन की जो बात हो रही है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? कानून फूल वाले और बिना फूल वाले पौधे में अंतर नहीं करता। जाहिर सी बात है भाई, मतलब बहुत लंबा डिफरेंस तो वैसे भी नहीं है इसमें। अपराध खेती के कार्य में नहीं था, उत्पादन में नहीं। ठीक है, तो खेती ही करना, वहीं से अपराध शुरू हो जाता है। बाकी की बात छोड़ दो आप, जो शुरुआती इनिशिएशन जो है वही अपराध, इसकी बात यहां पे की जा रही है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा जाएगा थोड़ा सा। तो अगर हम बात करें तो अपवाद और विशेष प्रावधान क्या है? धारा 14 क्या कहती है? औद्योगिक चिकित्सा उपयोग, जो शुरुआत में बता चुका हूं। सरकार विशेष रूप से बागवानी और औद्योगिक उद्देश्यों जैसे रेशा या बीज प्राप्त करने के लिए या चिकित्सा उपयोग के लिए कैनबिस की खेती की अनुमति दे सकती है। ठीक है, अगला क्या है? राज्यवार प्रगति अगर देखा जाए तो उत्तराखंड ने औद्योगिक हेम्प की खेती के लिए लाइसेंस जारी करने वाला पहला राज्य बना। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश बाद में इसी मार्ग पर चले। पहला उत्तराखंड था, फिर ये सब थे। बेंगलुरु ने भारत का पहला चिकित्सीय कैनबिस क्लिनिक खुला वर्ष 2020 की बात करें तो। वैज्ञानिक अनुसंधान क्या? केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक संस्थाओं जैसे काउंसिल ऑफ CSIR है बेसिकली उसकी बात है, को चिकित्सा अनुसंधान के लिए कैनबिस
का लाइसेंस दिया हुआ है। आपको पता है कि लखनऊ में चाहे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हो या सीमैप हो, ये सभी CSIR की लैब्स हैं और यहाँ पे इस प्रकार के रिसर्च किए जाते हैं जो कैनबिस से रिलेटेड भी होते हैं। तो इस प्रकार की लैब्स को सरकार ने अलाउ किया हुआ है कि आप कर सकते हो, यू कैन डू दिस, ठीक है, आप इस पे कर सकते हो। चलिए, निष्कर्ष के तौर पे क्या है कि यह निर्णय भारत में कैनबिस कानूनों की जटिलता को उजागर करता है, दर्शाता है कि कैसे एक ही पौधे के विभिन्न भागों को अलग अलग कानूनी दर्जा प्राप्त है, ठीक है, अलग अलग दर्जा प्राप्त है, ठीक है। पत्तियां भांग कई राज्यों में वैध है नियमित रूप से, फूल और राल गांजा चरस से पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। पौधा स्वयं खेती करना क्या है, अपराध है या क्या है, विरोधाभास। देखो यार, कानून कई बार स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि तार्किकता नहीं होती है, लेकिन गाहे बगाहे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आपको लगता है या सरकार को लगता है कि कानून ये कहता है कि आप भांग को किसी भी प्रकार से, किसी भी उसकी जड़ से लेके उसके टॉप तक आप किसी भी भाग को नहीं उगा सकते, तो नहीं उगा सकते। दैट इज क्लियर एंड दैट इज व्हाई इट इज अ अपराध। कुछ प्रदेशों में, जैसे हमने बात की राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे लाइसेंस सरकार देती है कि भांग के जो ठेके होते हैं आप वहाँ पे जाके भांग ले सकते हो, तो दैट इज अलाउड। कुछ जगहों पे जैसे आसाम में पूर्णतः प्रतिबंधित है, बट इट इज टोटली ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे है, अगर वो चाहे तो देगी और नहीं। उसके अलावा जो वैज्ञानिक हैं या जो साइंटिफिक रिसर्च हैं उन पे या चिकित्सकीय शोध पे उसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसा CSIR लैब के बारे में बताया गया। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जतिन हो चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, वो नहीं उगा सकता, तो नहीं उगा सकता। दैट इज वेरी क्लियर इन आर। हाँ, ये जरूर है कि कम्युनिकेशन के लिए इसको एक्ट को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है, ताकि स्पष्ट रूप से लिख दिया जाए कि बाय एनी मीन, किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। दैट्स इट। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दिए जाने की जरूरत है और निश्चित तौर पर सरकारें भविष्य में इस प्रकार के कानून में सुधार करेंगी, वरना तो भारत में आपको पता ही है कि नशे की लत की क्या बात है। चलो, क्या है, भविष्य में भारत को इस विषय पर संतुलित और नीति बनाने की आवश्यकता है जो सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करे, चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग को बढ़ावा दे, लेकिन साथ ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा भी करे, है ना, इस पर ध्यान देना होगा। चलिए, बताते चले कि जो हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है जो 2027 को टारगेटेड है, ऐसे ही 2028 को टारगेटेड बैच भी है, ठीक है। 20 नवंबर को, ठीक है, इसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। जो एडमिशन होता है वो क्लोज हो रहा है, ठीक है। मैं एक चीज बता दूं, देखो यार, इसको हम लोग बार बार बताते हैं, आपको लगता है कि यहां तक क्या इंपॉर्टेंस है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, जूम सेशन वाली बात करूंगा मैं, ये बताता चलूं यार, देखो हमारा उद्देश्य आपको करंट अफेयर्स, न्यूज, उसके एंगल्स, यूपीएससी से कनेक्शन, हर चीज बताना तो जरूरी है, लेकिन हमारा उद्देश्य एक और है। वो ये है कि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करें तो जो सबसे अच्छी चीज स्टडी IQ ने एक्चुअली बना रखी है, आप उसको एक बार देखें, कुछ मत कीजिए। आप नीचे लिंक दी होगी, आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, डायरेक्टली ऐप इंस्टॉल करके जा सकते हैं। आप एक बार जाइए, 2027 और 28 के बैचेस को एक बार PDF पढ़िए। मैं एक बात को पूरी तसल्ली, पूरे जिसे कहते हैं अश्योरिटी के साथ कहता हूं कि उससे बेहतर तरीके से कोई आपको समझा नहीं पाएगा। जैसे हम SIP की बात करें, जो इस समय चल भी रहा है, अलग से आप SIP कोर्स परचेज भी कर सकते हैं। 2026 को टारगेटेड जो है वही इतने अच्छे से क्यूरेटेड बैच है कि जब भी मैं किसी स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं, मैं कहता हूं कि अगर पूरे तल्लीनता, तन्मयता, है ना, चेतना के साथ अगर तुमने ये कोर्स कर लिया तो यू विल डू एक्सलेंट इन प्रीलिम्स। जस्ट डू फॉलो दैट। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। PRPM, मतलब दिल्ली में रह के आपकी पूरी प्रिपरेशन स्टडी IQ करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और प्रीलिम्स हो जाएगा तो पूरी प्रीलिम्स की फीस भी वापस हो जाएगी। जो हमने सॉरी फीस यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे 18,999 है विकास लाइफ कोड के बाद में, ये पूरी फीस भी वापस हो जाएगी। फिर मेंस की भी तैयारी हम ही कराएंगे। फिर बड़े बड़े IAS अधिकारी, सेक्रेटरी से 1-to-1 आपका इंटरेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए भी। सो दीज फीचर्स आर वेरी स्पेशल, यू शुड नो दिस। दिस इज नॉट अ सिंपल चीज कि हम आते हैं हम कुछ नहीं, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो जरूरी है, चाहते हैं। हमारे समय पे ऐसा कुछ भी नहीं था। आप जुड़ना चाहते हैं, नीचे लिंक दी होगी, हमारे ऐप या वेबसाइट पे जाके जरूर जाइए, एक बार देखिए PDFs को, ठीक है। बाकी हिंदी साहित्य से जुड़ा एक जूम सेशन मैं कर रहा हूं, ठीक है। जूम सेशन कब है? 20 नवंबर यानी कि थर्सडे को, कब? 4 बजे से जूम सेशन है। मैं कोशिश करूंगा कि नीचे इसकी लिंक भी अटैच करा दूं, वरना जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे भी मैं इसका लिंक अटैच कर दूंगा, तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप पूछना चाहते हो तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, स्कैन करके जुड़ जाइए। ये इंस्टाग्राम ग्रुप है, स्कैन करके जुड़ जाइए। मुलाकात बात यहीं पे हुआ करेगी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको एक अलग डायरेक्शन और दरअसल जो कानून है उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी पीछे की सोच क्या है वो बताने में कामयाब रहा होगा। आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज को, अपने पॉइंट्स को, अपने बिंदु को जरूर रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।